गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग 11th क्लास का जो चैप्टर 3 है अपवाह तंत्र, आज इसे पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अपवाह तंत्र पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि अपवाह क्या होता है। यानी कि वाहिकाएं जो होती हैं बेटा उसी को हम लोग अपवाह कहते हैं। सुनिएगा, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। दोबारा सुनिए बेटा, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, वाहिकाएं यानी जिन इलाकों से आपकी नदियां निकलती हैं। ठीक है, जब ये नदियां निकलती हैं तो कोई भी नदी किसी एक इलाके से नहीं गुजरती बेटा, वो विभिन्न और भी इलाकों में छोटी छोटी शाखाएं निर्मित कर लेती है। यानी उसे जहां जाने का मौका मिलता है वो उन इलाकों में निकल लेती है। तो ये आपकी वाहिकाएं हैं। ठीक है, तो जो निश्चित वाहिकाएं हैं जिनके माध्यम से जल प्रवाहित हो रहा है उसे हम अपवाह कहते हैं। और जब ये बहुत सारी वाहिकाएं मिल जाती हैं तो हम इसको अपवाह तंत्र के नाम से जानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और किसी भी अपवाह तंत्र को बेटा उस क्षेत्र की, वहाँ जो जिस क्षेत्र में से वो निकली हैं उस क्षेत्र की चट्टानों की प्रकृति और संरचना, यानी अगर चट्टानें कमज़ोर होंगी, अगर कच्ची मिट्टी की चट्टानें बनी होंगी तो 101% चट्टानें जल्दी टूट जाएंगी और नदियां वहाँ से निकल जाएंगी। ठीक है, वहाँ की स्थलाकृति मैदानी इलाका है या पर्वतीय इलाका है, ढाल यानी कि आप लोगों का एक प्रॉपर जो पर्वत है उसमें कितनी ढाल है, उस हिसाब से भी इनके बहाव, इनके अपवाह निर्मित होते हैं। ठीक है बेटा, या फिर आप लोगों की नदी कितना पानी लेकर प्रवाहित तो हो रही है, ये चीज भी अपवाह तंत्र को काफी प्रभावित करते हैं। अब ये कहते हैं बेटा कि अगर ये वाहिकाएं यानी अपवाह ना होते तो क्या होता। अगर ये वाहिकाएं नहीं होती तो बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी जो नदी आपकी निकल के जा रही है, बहुत पानी लेके जा रही है, और अगर वो इन छोटे छोटे वाहिकाओं में नहीं बढ़ती तो वो कहीं ना कहीं, अगर कहीं पर भी इसका रास्ता थोड़ा सा भी अवरुद्ध हो जाएगा तो पानी साइडों से निकल जाएगा, जिसके कारण बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आपको देगा भी ये कि जहाँ ये वाहिकाएं अवरुद्ध या अस्पष्ट होती हैं, यानी जहाँ पर ये अवरुद्ध यानी कि प्रॉपर रास्ता इनका क्लियर नहीं होता, तो वहाँ पर बाढ़ का आना एक सामान्य सी परिघटना बन जाती है। यानी उन इलाकों में बाढ़ आना बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बेटा मुख्य अपवाह प्रतिरूप की आपके अपवाह के कौन कौन से रूप हैं, तो सबसे पहला है वृक्षाकार। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो। ठीक है, यानी पेड़ कैसे होता है बेटा आप लोगों का, ये नदी बहती हुई आ रही है, यहाँ से अपवाह, यहाँ से वाहिका निकल गई, यहाँ से निकल गई, आप लोगों के यहाँ से भी छोटे छोटे इलाकों में से निकलती हुई जा रही है, यानी पानी तकरीबन सभी इलाकों में जब बढ़ता हुआ निकल रहा है तो ये वृक्ष का आकार बन जाता है। इसी को हम लोग वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं, जैसे कि मैदानी इलाकों में नदियां आकर फैल जाती हैं। ठीक है बेटा, मनसा देवी तो सभी गए होंगे, तो जब मनसा देवी पर चढ़ाई करो ना, जब बिल्कुल ऊपर चले जाओ तो उल्टा मुड़ के देखना या फिर उतरो तब देखना, आपको नीचे पूरे मैदान में वो गंगा नदी एक जगह से नहीं कई सारी जगहों से निकलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो यही होता है बेटा वृक्षाकार प्रतिरूप। नेक्स्ट आप लोगों का अर्य। अर्य यानी कि जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, यानी एक पर्वत है आप लोगों का, वहां से ग्लेशियर पिंगला नदियां बनी और जैसे ही वो नीचे उतरी वो विभिन्न इलाकों में बहती हुई निकल गई। ठीक है, जब वो अलग अलग इलाकों में बहती निकल जाएगी पर्वत से उतर कर, तो इसको हम अर्य प्रतिरूप कहते हैं। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल बेटा अमरकंटक के पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला से ज्यादातर जितनी भी नदियां निकलती हैं सारी के सारी अर्य प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है जालीनुमा, यानी जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है। समानांतर का मीनिंग होता है बेटा ये, यानी एक नदी अगर यहाँ से बहती हुई निकल रही है तो दूसरी भी नदी बहती हुई निकल रही है, जब ये समानांतर निकलती हैं तो जालीनुमा सहायक नदियों, जालीनुमा आपके अपवाह तंत्र का निर्माण होता है, और तब बहुत एक्टिव हो जाती हैं सारी चीजें जब उसमें सहायक नदियां भी मिल जाती हैं।
और वो सहायक नदियां समकोण पर पहुंचती हैं। ये नदी आ रही है आप लोगों की, ये इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, ये जहां पर मिलेंगी वहीं पर समकोण यानी के प्लस का निशान निर्मित करेंगी। ठीक है, तो इसी को ही जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। नेक्स्ट बेटा अभिकेंद्री, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं, यानी कि अगर आपकी नदियां आ रही हैं, एक नदी कह लो, दो नदी कह लो, कुछ भी कह लो, जब वो आकर एक नदी में पहले अपने सारे जल को गिराती है, ऐसा नहीं है कि वो नदी में जाने के बाद फिनिश हो गया, काम खत्म, ऐसा नहीं है लाडू। पहले ये आप लोगों के आती है, झील में गिरती है, झील में गिरने के बाद ये फिर दूसरे रास्ते निर्मित कर लेती है और आगे की तरफ बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये प्रतिरूप है आपका, इसको कहते हैं अभिकेंद्री जल अपवाह तंत्र। ठीक है, इसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स दे रही हूं बेटा तुम्हें, इनके मीनिंग बताने हैं। जैसे जल ग्रहण है, जब एक नदी किसी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है तो उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। अब एक नदी अगर आएगी तो एक नदी आते आते बहुत बड़ी मात्रा में अपना पानी लेकर अपने साथ आगे बढ़ती रहती है, उसको कहते हैं जल ग्रहण, यानी बेहद बड़ी मात्रा में जल को ग्रहण करने की क्षमता। इसके बाद आता है अपवाह द्रोणी, यानी जब एक नदी और उसकी सहायक नदियां जितना अपवाहित करती हैं, जितने क्षेत्र को अपवाहित करती हैं, वो अपवाह द्रोणी कहलाती है। यानी अगर ये नदी निकल के आई, इसकी सहायक नदियां आई, ये इधर इधर से सारी सहायक नदियां निकलती हुई आगे जा रही है। इनमें से भी कुछ सहायक नदियों की भी कुछ नदियां हैं, कुछ मुख्य नदियां भी हैं। जिन जिन इलाकों में से ये प्रवाहित होती हुई निकलेंगी, उस सारे इलाके को अपवाह द्रोणी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जल विभाजक। जल विभाजक यानी जब एक अपवाह द्रोणी और दूसरी अपवाह द्रोणी, एक अपवाह द्रोणी और दूसरी अपवाह द्रोणी को जो विभाजन करता है, जो आपकी द्रोणी इनको विभाजित करती है, वो जल विभाजक कहलाता है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं। करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सा है बेटा। इसके बाद आ जाता है नदी द्रोणी क्या है? बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को, बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती है, वो जितना पानी लेकर अपने साथ चलती हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, आप लोगों की सिंधु नदी है, बहुत बड़ी मात्रा में पानी लेकर ये चलती हैं, तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। जबकि इसका उल्टा जो छोटी नदियां हैं, छोटी नदियों व नालों द्वारा जितना क्षेत्र प्रवाहित होता है उसको जल संभर कहा जाता है। ये बड़ी नदियां हैं इसलिए इनके आकार भी बड़े होते हैं नदी द्रोणियों के। जल संभर ये छोटी नदियां और नाले हैं इसलिए इनका आकार छोटा होता है। ठीक है बेटा, आई थिंक ये सारे के सारे आप लोगों को छोटे छोटे वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद आता है बेटा भारतीय अपवाह तंत्र को समुद्र के जल विसर्जन के आधार पर दो समूहों में बांटा जाता है। यानी हमारा जो भारतीय अपवाह तंत्र है, हम उसको जल विसर्जन यानी जिस तरीके से उनमें से जल बहता हुआ निकलता हुआ आगे जाता है, उस आधार पर हम इन्हें दो समूहों में बांटते हैं। एक है अरब सागर का अपवाह तंत्र, यानी कि अगर आप लोगों का ये इंडिया का मैप है तो यहाँ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है। ठीक है, तो एक तो वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, दूसरा वो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन वो गिरने से पहले कितने इलाकों में प्रवाहित होती हैं, कितनी जगह अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, वो हम लोग इन दोनों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सुनिएगा बेटा कि कुछ एक नदियां हैं जो बहुत बड़े इलाके में से प्रवाहित होती है, बहुत बड़ी मात्रा में जल विसर्जित करती हैं। वो नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा। ये तकरीबन 77% भाग अपवाह क्षेत्र को यानी उन क्षेत्रों में से निकलती हुई आती हैं, उन क्षेत्रों को पूरा पानी प्रदान करते हुए आगे निकलती हैं। ऐसे ही कुछ छोटी नदियां भी है बेटा, यानी सिंधु नदी का तो इसलिए यहाँ नाम आ गया बेटा क्योंकि ये भारत में बेहद कम है, पाकिस्तान में काफी बड़ी संख्या में ये इलाके को सिंचित करती है। तो सिंधु, नर्मदा, तापी, माही व पेरियार नदी, ये नदियां वो नदियां हैं जो केवल 23% प्रदेश को ही में से ही अपवाहित होती हैं।
और ये अपना सारा का सारा पानी, सारा का सारा जल अरब सागर में गिराती हैं। ओके, यानी आप लोगों के टोटल अपवाह क्षेत्र थे उनको 77 और 23% के हिसाब से हम लोगों ने बांट दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय अपवाह द्रोणियों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। प्रमुख नदी द्रोणी यानी वे नदियां जो अत्यधिक मात्रा में पानी लेकर चलती हैं। ठीक है, जिनका अपवाह क्षेत्र यानी जिन इलाकों में से वो प्रवाहित होती है वो तकरीबन 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें 14 नदी द्रोणियां शामिल हैं, यानी तकरीबन 14 नदी द्रोणियां, यानी जल ग्रहण क्षमता उनकी इतनी ज्यादा है कि वो 14 नदी द्रोणियों का निर्माण करती हैं। और वो नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा और साबरमती। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आएगा मध्यम नदी द्रोणी। मध्यम नदी द्रोणी मीन्स जो आकार में इतनी बड़ी नहीं है लेकिन 2000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में से अपवाहित होती हैं। ठीक है, और सागर में गिरने से पहले, समुद्र में मिलने से पहले 44 नदी द्रोणियों का निर्माण करती हैं। ये छोटे छोटी नदी द्रोणियां ज्यादा बनाती हैं, जैसे कालिंदी हुआ, पेरियार हुआ। ठीक है, और भी बेटा, लेकिन यहाँ आप लोगों को मैंने 2 ही नाम दिए हैं। नेक्स्ट है लघु नदी द्रोणी, यानी बहुत छोटी नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है और इसमें कम बारिश वाले इलाकों में से बहती है बेटा, इसलिए इन नदियों में पानी भी बेहद थोड़ा होता है। यानी अगर मैं टोटल तीनों को एक साथ पढ़ाऊं तो जो प्रमुख नदी द्रोणी होती है वो 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके को सिंचित करती है, जबकि मध्यम 2000 से 20,000 के बीच, ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित या प्रवाहित होती है उसमें से। और यहाँ पर आप लोगों के 2000 से नीचे 2000 वर्ग किलोमीटर से कम के इलाके को सिंचित करती है। ठीक है।